प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस इकाई से संबंधित व्याख्यान हेतु आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, वो दो इकाइयों को अपने में समेटता है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास को दो अलग अलग भागों में बांटकर उसे देखने की कोशिश करेंगे। पहला है साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास से संबंधित उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भूमिकाएं, उसके अंतर्विरोध, उसकी सामान्यताएं, और दूसरे भाग में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के उद्भव और विकास के बारे में आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो जो पहला प्रश्न आता है वो ये है कि इतिहास किसे कहते हैं। और क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं ये जानना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास जो शब्द है हिंदी का, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक इति और दूसरा हास। और विद्वानों का मानना है कि इसका सामान्यतः अर्थ यह होता है कि इतना ही या यह है। तो एक तरह की वो कहानी जो अब तक घटित हुई है उसे हम इतिहास कहते हैं। हालांकि जब हम यूरोपीय भाषाओं में देखते हैं तो इसके समानांतर दूसरा शब्द है जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, उसका भी अर्थ कुछ कुछ इसके आसपास ही बैठता है। इतिहास की दो अपनी परंपराएं होती हैं, जिसमें से एक यूरोपीय परंपरा है जिसे हम प्राचीन ग्रीक की परंपरा कहते हैं, और दूसरी भारतीय परंपरा है जिसे संस्कृत परंपरा भी हम कह सकते हैं। प्राचीन रोमन परंपरा में अपने लंबे चौड़े इतिहास है, उस इतिहास का अपना तरीका है। उसी तरह भारतीय इतिहास लेखन के भी अपने तरीके, उनकी अपनी पद्धतियां हैं। और सामान्यतः यह देखा जाता है कि यूरोपीय इतिहास और भारतीय इतिहास, या यूरोपीय हिस्ट्री और भारतीय इतिहास एक दूसरे के समकक्ष है। वस्तुतः यह इतिहास दृष्टियों का फर्क होता है कि यूरोपीय इतिहास अलग चीज है या यूरोपीय हिस्ट्री अलग चीज है और भारतीय इतिहास अलग चीज है। इसी वजह से कहा जाता है कि आधुनिक काल के आते आते हमारे पास इतिहास के ग्रंथ नहीं होते, या नहीं थे, क्या नहीं है। इतिहास की चेतना, औपनिवेशिक चेतना के साथ भारतीयों को प्राप्त हुई। उससे पहले जो ग्रंथ लिखे गए जैसे महाभारत था या रामायण में जो ऐतिहासिक सामग्री है, या और बहुत सारे इतिहास जो मुगल काल में लिखे गए, मध्यकालीन भारत में लिखे गए। उसके अलावा संस्कृत में बहुत लंबी चौड़ी परंपरा है जिसे हम इतिहास ग्रंथ कहते हैं, जैसे राजतरंगिणी जो 11वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी, और वो कल्हण के द्वारा लिखी हुई एक ऐसा ज्ञानकोश है जिसमें पूरा का पूरा साहित्य, समाज, संस्कृति और धर्म, तत्कालीन कश्मीर और उसके आसपास का संपूर्ण सामाजिक परिदृश्य उभर कर हमारे सामने आता है। तो ये दो दृष्टियां थी जो इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, जिसमें एक भारतीय दृष्टि थी, दूसरी पाश्चात्य दृष्टि थी। इसी तरह जो हमारे पास जिस विषय में हम बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो है साहित्य इतिहास, यानी साहित्य का इतिहास। जब हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो तब पहला प्रश्न हमारे आगे ये आता है कि साहित्य का इतिहास होता क्या है, और दूसरा प्रश्न हमारे सामने जो आता है वो है कि साहित्य का इतिहास जिसे हम कहते हैं उसका अध्ययन क्यों किया जाए। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं, और पहला प्रश्न यह है कि साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। क्या साहित्य का इतिहास बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे रचनाकारों, बहुत सारी रचनाओं का संग्रह मात्र है, या उसके पीछे कोई ऐतिहासिक दृष्टि भी होती है। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आगे देखेंगे कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहासों की बात करते हैं तो यह प्रश्न बहुत महत्ता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है कि साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, साहित्य की इतिहास दृष्टि किसे कहते हैं। ये हम आगे के व्याख्यान में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं, पहले हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि हिंदी साहित्य का जिस इतिहास के बारे में हम जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का वो इतिहास हम किसे कहते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। इससे पहले जो प्रश्न हम बात कर रहे थे वो यह था कि हम किसी साहित्य के इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, साहित्य का इतिहास क्या होता है। तो इन दो विषयों पर बात करते हुए हम कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने बीते हुए समय के साथ साथ, अतीत के साथ साथ उसके वर्तमान की जानकारी भी लें। साहित्य का इतिहास मात्र व्यक्तियों का, रचनाओं का या पुस्तकों का इतिहास नहीं है, उसका जिक्र भर नहीं है, बल्कि वो एक ऐतिहासिक दृष्टि संपन्न रचना है जो हमें अपनी भूत, वर्तमान और भविष्य
तीनों का ज्ञान कराती। हिंदी साहित्य परंपरा को अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास एक फ्रांसीसी विद्वान ने लिखा था, जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था, मार्सेल में। उनका नाम गारसा द तासी था। गारसा द तासी का जन्म 1794 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1878। वो पारसी विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, जिसका पहले भाग का पहला प्रकाशन 1839 में 1839 में हुआ था, उसका नाम था इस्तबाल द लिटरेचर एंडुई इन हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ का पहले संस्करण का पहला भाग 1839 में छपा और इसका दूसरा भाग 1847 में। इसका दूसरा संस्करण निकला, जिसके पहले दो भाग 1870 में प्रकाशित हुए और तीसरा भाग 1878 में। दूसरे संस्करण में लगभग 3229 कवियों का जिक्र है, जिसमें से 300 के लगभग हिंदी के कवि। हालांकि मुख्य रूप से ये ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे हिंदी के, उन्होंने इन तीनों ग्रंथों की भूमिकाओं का और लगभग 358 कवियों का एक अनुवाद हिंदुस्तानी एकेडमी से 1953 में प्रकाशित करवाया। हम देखते हैं कि तासी का एक ग्रंथ सूचनाओं का केंद्र है। इसमें 3,000 कवियों का जिक्र है, जिसमें हिंदी के काफी कम कवि हैं, क्योंकि मूलतः तासी जो है वो उर्दू के आलोचक थे, उर्दू के प्रोफेसर थे और हिंदी की जातीय चेतना की बहुत कम जानकारी हमें गारसी के इतिहास में मिलती है। हालांकि वो कहते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और जो उसका हिंदी संस्करण निकला था 1953 में, उसका नाम भी हिंदू साहित्य का इतिहास वार्ष्णेय जी ने रखा है, लेकिन मूलतः वो इतिहास नहीं है, क्योंकि उसमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव। इस ग्रंथ के पश्चात जो दूसरा ग्रंथ हमें मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है मौलाना करीमुद्दीन और एफ फैलिनकृत तबकातुश्शुअरा। इसका प्रकाशन 1848 में हुआ। मूलतः तासी के ग्रंथ का यह अनुवाद है। इस ग्रंथ में एक पंक्ति आती है जिसमें उन्होंने लिखा है, A history of Urdu poets chiefly translated from Istabar the literature Andui in Hindustani, Y. F. Fallin and Maulana Karimuddin with additions, Delhi College 1848। तो जैसा कि आपने देखा कि मूलतः यह ग्रंथ तासी के ग्रंथ का अनुवाद था, लेकिन मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ में इतने ज्यादा एडिशन किए थे, जैसा कि उस पंक्ति से आपने देखा, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव किया था कि जब दूसरा संस्करण तासी ने अपने ग्रंथ का प्रकाशित किया तो उन्होंने इस ग्रंथ को मूल ग्रंथ की तरह सम्मान दिया और इस ग्रंथ का उपयोग अपने ग्रंथ में किया। तो करीमुद्दीन ने जिस तबकातुश्शुअरा का प्रकाशन 1848 में कराया था, जिसका दूसरा नाम तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी थी, जिसका जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि तज़किरा या जिक्रा जिसे कहा जाता है, जिक्रा का मतलब जिक्र भर होता। तो यह हिंदी साहित्य का इतिहास न होगा, उसके बहुत सारे कवियों का जिक्र भर था और अंततः यह हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं। इस ग्रंथ के पश्चात एक और बड़ा ग्रंथ हमारे सामने आता है, जिसे शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज के नाम से हम सब लोग जानते हैं। 1878 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था और इसमें लगभग 1000 कवियों का जिक्र होता है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ के संदर्भ में लिखा है कि शिव सिंह पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर थे और प्राचीन काव्य में इनकी अभिरुचि थी। सरोज में यानी उस ग्रंथ में 838 कवियों की कविताओं के लगभग 2000 नमूने दिए गए। काव्य संग्रह के उपरांत ग्रंथ के उत्तरार्ध में प्रायः 125 पृष्ठों में सेंगर जी ने 1003 कवियों का जीवन चरित्र भी आकारादि क्रम में लिया है। इन 1003 कवियों में से 687 की तिथियां भी दी गई हैं। 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं और 263 कवि तिथिहीन हैं। इस ग्रंथ के पश्चात हमें एक और बड़ा ग्रंथ हिंदी साहित्य का मिलता है, जो हिंदी साहित्य जो पाश्चात्य विद्वानों की बहुत लंबी परंपरा के बहुत सुंदर रत्न थे। सर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा एक इतिहास लिखा गया 1889 में, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
दरअसल 1886 में ग्रियर्सन ने सप्तम अंतरराष्ट्रीय प्राच्य विद्या सम्मेलन वियना में एक प्रबंध पढ़ा जिसका नाम था मेडिएवल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान विद स्पेशल रेफरेंस टू तुलसीदास। इस ग्रंथ में एक लंबा चौड़ा अध्ययन हिंदी साहित्य का प्रस्तुत किया गया था। दरअसल हिंदुस्तानी साहित्य का ये अध्ययन था और बहुत सारे शुभ चिंतकों ने और बहुत सारे विद्वानों ने ग्रियर्सन को यह सलाह दी कि क्यों नहीं इस ग्रंथ का एक बड़ा रूप प्रस्तुत करने के लिए साहित्य का संपूर्ण इतिहास दे दिया जाए, और ग्रियर्सन ने वह काम किया। हालांकि ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी किया, और वो काल विभाजन बहुत कुछ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों पर आधारित था। परंतु फिर भी, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रियर्सन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अधिकारी थे और वो मानसिकता जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता कहते हैं वो ग्रियर्सन पर बहुत अच्छे तौर पर हावी थी। इसलिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो हिंदी साहित्य का इतिहास होकर भी अंततः हिंदी साहित्य का अच्छा इतिहास नहीं बन सका। हालांकि उसमें इतिहास दृष्टि थी, लेकिन जिस इतिहास दृष्टि का सामना हिंदी साहित्य कर रहा था वो इतिहास दृष्टि उससे नदारद थी। जॉन अब्राहम ग्रियर्सन के बाद एक और बड़ा इतिहास हमारे सामने आता है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। 1913 में मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ, और मिश्र बंधु विनोद के प्रकाशन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की एक बहुत बड़ी सामग्री हिंदी साहित्य के इतिहासकारों को मिल सकी। दरअसल काशी नागरिक प्रचारिणी सभा ने एक परियोजना प्रस्तुत की थी जिसमें हिंदी की हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की जाती थी। इस परियोजना के प्रथम निदेशक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बाद 1908 से लेकर 1916 तक मिश्र बंधु इस परियोजना के निदेशक थे। और इस परियोजना ने जिन ग्रंथों की खोज की थी जो हजारों की संख्या में थी और जिनका सीधा ताल्लुक हिंदी साहित्य से था, उन ग्रंथों की खोज की वजह से 1913 में अपनी रिपोर्ट के साथ साथ मिश्र बंधुओं ने अपना मिश्र बंधु विनोद नामक बृहत काय ग्रंथ लिखा जिसमें लगभग 4000 कवियों का न केवल जिक्र था बल्कि उनकी जन्म तिथियां थी, उनका आलोचनात्मक विवरण था, उनकी पुस्तकों, उनकी रचनाओं का, उनका जीवन का पूरा विवरण मौजूद था। सूचनाओं के आधार पर यह बहुत बड़ा ग्रंथ था। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण था, और जैसा कि मैंने कहा कि काल विभाजन भी इस ग्रंथ में था, तो इस आधार पर भी यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण था। मिश्र बंधुओं के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हमारे सामने आता है और जो अपने प्रकाशन काल से लेकर आज तक अपनी महत्ता के कारण, अपनी विशिष्टता के कारण, अपनी सुव्यवस्थिता के कारण काफी महत्वपूर्ण है, वो ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनका जन्म 1884 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1991 में हुई थी, उन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 के आसपास एमए की कक्षाएं हिंदी में लगनी प्रारंभ हुई, और एमए की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आचार्य शुक्ल ने अपने कुछ नोट्स तैयार किए, और उसी के साथ साथ दूसरा समानांतर प्रश्न यह रहा कि काशी नागरिक प्रचारिणी सभा ने हिंदी का एक बृहत शब्दकोश या हिंदी का एक बृहद ज्ञानकोश तैयार करने की योजना पर भी अमल किया। हिंदी शब्द सागर, आज हम जैसे हिंदी शब्द सागर नाम से जिस ग्रंथ को जानते हैं, दरअसल उसकी योजना बनाते हुए उसके प्रधान संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अलावा संपादक मंडल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी शामिल थे, और उस संपादक मंडल ने एक निर्णय लिया कि जब शब्द सागर का प्रकाशन होगा तो भूमिका के रूप में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की एक रूपरेखा उसमें प्रस्तुत की जाएगी। क्योंकि वो बृहत्काय ग्रंथ था, बहुत बड़ा ग्रंथ था, इसलिए उसकी भूमिका काफी लंबी चौड़ी लिखी गई, और लगभग 8 महीने में लिखकर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की वह भूमिका तैयार की, जिसे हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हिंदी शब्द सागर के आगे जोड़ दिया गया। हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह जो भूमिका जोड़ी गई, इसमें किंचित परिवर्तनों के बाद अगले साल 1929 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के बिल्कुल आरंभ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इस बात को घोषित कर दिया था कि उनकी नजर में हिंदी साहित्य का इतिहास या साहित्य के इतिहास दृष्टि किसे कहते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन किसे कहते हैं। उन्होंने लिखा था कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के सहारे सहारे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ होना आवश्यक होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य की लंबी परंपरा अपने सर्वांग सुंदर ग्रंथ पर आकर रुकती है। हालांकि यह परंपरा रुकती नहीं है और आगे बढ़ती जाती है, और हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की एक होड़ सी मिल गई। आचार्य शुक्ल के पश्चात उनके समकालीन विद्वानों ने, उसके बाद नई पीढ़ी ने, और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां हिंदी साहित्य का इतिहास लिखती गई। बहुत ज्यादा नाम है जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उस परंपरा को कायम रखा, जिसमें रमाशंकर शुक्ल हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, सुधाकर पांडे हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, गणपति चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, भगवती शरण चतुर्वेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर नवीन, राममूर्ति त्रिपाठी, वासुदेव सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बच्चन सिंह तक यह परंपरा आज भी अक्षुण्ण चली आती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना आज से लगभग 80 साल पहले की थी, हिंदी साहित्य आज भी लगभग किंचित परिवर्तन के बाद भी उसी इतिहास दृष्टि से कार्य कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीच में लिखे गए साहित्य के ग्रंथों ने इतिहास दृष्टि में फर्क नहीं किया है, हालांकि बहुत बड़ा फर्क हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य का सामान्य विद्यार्थी रामचंद्र शुक्ल के लिखे गए इतिहास को अपना मुख्य विषय वस्तु मानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखकर, या उनका जो दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखकर, शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी साहित्य के 80 वर्ष लिखकर, उसके पश्चात रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित ग्रंथ हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, या बच्चन सिंह द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए छोटे छोटे कालखंडों के इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास दृष्टि में एक आमूलचूल परिवर्तन लाते हैं। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य जो 900 वर्षों का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन अभी 100 वर्षों का भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की अपनी विशिष्ट परंपरा रही है, जो कि गाड़सा काफी से लेकर बच्चन सिंह तक या और आगे आने विद्वानों तक अक्षुण्ण रही है। धन्यवाद।